ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शासन के निर्देश के बाद जालसाजी पर लगेगी पूरी तरह लगाम। आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा वोटर आईडी कार्ड के साथ। मिलावटखोरी रोकने के लिए एफडीए ने शहर भर में चलाया छापामार अभियान। खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल। मनोज ढाबा का लाइसेंस रद्द करने का दावा। इरादत नगर की कई छात्राएं बोर्ड परीक्षाएं छोड़ने को हुई मजबूर। क्षेत्रीय दबंगों के डर से हैं सहमी, पुलिस भी हुई नाकाम। और रोडवेज ने रद्द किए होली पर सभी कर्मचारियों के अवकाश। यात्रियों को नहीं होगी त्योहार पर कोई असुविधा। और अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश पर आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे मतदाता पहचान पत्र। लखनऊ से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला प्रशासन को ऐसे आदेश मिले हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो 31 जुलाई तक ये काम पूरा किया जाना है, जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की पहचान को और विश्वसनीय बनाने के साथ साथ जालसाजी पर भी भारी रोक लगेगी। हर व्यक्ति के लिए अचानक से जरूरी हो चुके आधार कार्ड को अब मतदाता पहचान पत्र से जोड़े जाने की तैयारी है जिला प्रशासन को, जिसके लिए आयोग की ओर से निर्देशित किया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि डुप्लीकेसी को रोकने के लिए इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजकुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस अहम काम को पूरा करने के लिए शासन ने 31 मार्च तक का समय दिया है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग के साथ मिलकर काम को रफ्तार दी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसमें एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको कि नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम कहा गया है। मतलब इसका है कि जो हमारे वोटर लिस्ट है उसका पूरी तरह से हम शुद्धिकरण और सत्यापन जो है करने की कोशिश करेंगे इसमें, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि 100% हमारा वोटर लिस्ट जो है वो शुद्ध हो। इसके लिए जो हमारा है कि जो भी हमारे डुप्लीकेट मतदाता हैं, जैसे एक से अधिक जगह पे जो अगर उनका नाम कहीं दर्ज है तो मतदाता को भी ऑप्शन है कि वो उसे सुधार सकते हैं और कहीं भी अपना 2 के जगह एक जगह नाम करने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसका तुरंत 15 दिनों में निस्तारण किया जाना है। और संबंधित यारों जो हैं जहां उनका अतिरिक्त नाम कटना है वहां पे जो यहाँ के यारों हैं वो सूचित करेंगे और उसका निस्तारण कराएंगे। एक तो ये पहली प्रक्रिया है जिसमें कि हम डुप्लीकेट मतदाता को चिन्हित करते हुए और उनके आवेदन पे निस्तारण करके उनको डुप्लीकेट को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है उसमें आधार, मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ों से मेन फोकस आधार कार्ड पे है। आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, जिससे कि सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक जो डुप्लीकेट है उसको वो छांट सकता है और हमारा मतदाता सूची जो है वो और भी शुद्ध हो सकता है। और ये प्रोग्राम आधार से लिंक करने का पूरे देश भर में चलाया जाना है, जिसका कि कल से लॉन्चिंग हो रही है इस प्रोग्राम का। और ये 31 जुलाई तक का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, जिसमें BLO भी घर घर जाएंगे और जो हमारे वोटर्स हैं उनसे आधार कार्ड प्राप्त करके और वो NIC के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है उसमें लिंक करेंगे वोटर आई कार्ड से। और मतदाता खुद भी CEO के पोर्टल पे जा करके एक ऑप्शंस आएगा जिसमें कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल अंकित होगा, उसको क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा अपना मोबाइल नंबर, ID, ईमेल ID, आधार कार्ड नंबर, ये सारे के फीड करने के। वो मतदाता स्वयं भी उसको फीड कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट होने के बाद वो सक्सेसफुली जो है वो
लिंक हो जाएंगे। मिलावटखोरी रोकने के लिए एफडीए ने मारे शहर भर में कई जगह छापे। विभागीय लोगों ने जहां से संदिग्ध पाए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। अथॉरिटी की टीम ने जामा मस्जिद क्षेत्र में मनोज रेस्टोरेंट के लाइसेंस को निरस्त करने का भी दावा किया, जहां उन्हें खाने पीने का सामान बनाने के दौरान भारी गड़बड़ियां मिली। प्रभारी अधिकारी राम नरेश यादव का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई नया काम नहीं है। गाहे बगाहे होने वाली चेकिंग्स के चलते मिलावटखोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें शासन और प्रशासन की कोई परवाह नहीं रही। ताज़ा मामला जौहरी बाजार के मनोज रेस्टोरेंट का है, जिसकी क्षेत्र में अच्छी साख है, मगर ऊंची दुकान के फीके पकवान वाली कहावत आपने भी सुनी होगी। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात उस समय देखने को मिले जब एफडीए की टीम ने अचानक छापामारी की। अफसरों के दल को यहाँ भारी कमियां मिली, जिन्हें खानपान के लिहाज से कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन खामियों के लिए दुकान के लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश दे दिए गए हैं। मैंने कार्रवाई की है। इसके बाद 2-3 जगह मिठाई की दुकानें और छत्ता बाजार में पूरे शहर में घूम करके अभी तक मैंने 8 सैंपल कलेक्ट किए हैं। और जहाँ हम खड़े हैं ये मनोज रेस्टोरेंट करके है जगह, यहाँ इनके यहाँ गंदगी इतनी अधिक है, जो भी प्रिपरेशन है वो अनहाइजेनिक तरीके से बनाया जा रहा है। इन राइटिंग इनको कल एक नोटिस दिया जा रहा है, इनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है और इनको जो टाइम होता है विधिक टाइम देते हुए उस समय सीमा के अंतर्गत इनके द्वारा अगर सुधार नहीं किया जाए तो लाइसेंस सस्पेंड होकर के इस दुकान में ताला लग जाएगा। दरअसल इस छापामार कार्रवाई के दौरान भी दर्जनों ग्राहक यहाँ खान पान कर रहे थे, पर दुकान स्वामी चंद पैसों के लालच में इन इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आया। साफ सफाई से लेकर अन्य कई मानकों के आधार पर जिसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। विभागीय दल ने इसके अलावा शहर में कई अन्य स्थानों पर पड़ताल की और लगभग 8 सैंपल भी भरे, जिनको जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। 3 मार्च से प्रभावी हो रही है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी हुई सर्किल रेट्स। जिला प्रशासन ने जिसके संबंध में मीटिंग कर प्रारूप पर अंतिम मोहर लगा दी। एडीएम फाइनेंस राजकुमार के मुताबिक सभी क्षेत्रों के मापदंडों के आधार पर इन नई दरों को लागू किया जा रहा है, जिसमें 3 मार्च से 10 से 20% बढ़ोतरी के साथ शुल्क अदा करना होगा। लंबे समय से टलती चली आ रही सर्किल रेट में आखिर बढ़ोतरी हो ही गई, जब जिला प्रशासन के आला अफसरों ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी। प्रशासन ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए नई दरों को प्रभावी कर दिया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब जमीन और मकान की खरीद फरोख्त के लिए उपभोक्ता को 10 से 20% तक अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा, जिनका क्षेत्रीय मापदंडों के आधार पर निर्धारण किया गया है। एडीएम फाइनेंस राजकुमार ने बताया कि जिलाधिकारी आगरा पंकज कुमार की संस्तुति के बाद 3 मार्च से नई दरों पर लिखा पढ़ी हुआ करेगी। आज हमारी बैठक फाइनली जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी सब रजिस्ट्रार सभी एसडीएम्स के साथ बैठक हो गई और आम सहमति के साथ वो तय हो गया और जिलाधिकारी महोदय ने उसकी स्वीकृति दे दी और कल से ये लागू हो रहा है। और कितना बढ़ोतरी की गई है, किस तरीके के निर्माण में? ये 10 से 20% बढ़ोतरी की गई है। मैक्सिमम बढ़ोतरी जो है व्यावसायिक और आवासीय आबादी वाले क्षेत्रों में है और ये ध्यान रखा गया है कि जो कृषि क्षेत्र हैं जहाँ मतलब हमारी जो पॉपुलेशन खेती पे आधारित है वहाँ पे इसको जो है काफ़ी कम जो है बढ़ाया गया है और उसी रेशियो में बढ़ाया गया जिस रेशियो में उसकी पोटेंसी देखी गई। फिर दबंगों के भय से बोर्ड परीक्षाएं तक छोड़ने पर मजबूर हैं इरादत नगर क्षेत्र की दर्जनों छात्राएं। पेपर देने जाते वक्त जिनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी की जाती है, उनकी हरकतों का आलम इतना बेजा है कि शिकायत करने पर उन्होंने परीक्षा में न बैठने की धमकी दे डाली है। उनकी दबंगई की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन वो भी छात्राओं की मदद में नाकाम हो गई। ऐसे में परिजनों को अपनी बच्चियों के भविष्य की चिंता सता रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सुख सुविधाओं का दावा करने वाले शासन और प्रशासन के लिए ये छात्राएं एक बड़ा उदाहरण हैं, जिनका भविष्य कुछ दबंगों के खौफ के चलते अंधकार में होने जा रहा है। मामला इरादत नगर क्षेत्र के गांव कुराचितरपुर का है, जहां ये छात्राएं बोर्ड की परीक्षा दे रही हैं, लेकिन रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व रोककर इनके साथ मनमानी करने लगते हैं। इलाके में उनका इतना आतंक है कि कोई इनकी मदद को आगे नहीं आता। आप बीती बताते बताते बेचारी लड़कियों का गला तक भराया। बहुत बदतमीजी करते हैं, फोटो वगैरह और हमें वगैरह भी खींचते हैं हमारे। बहुत बदतमीजी करते हैं और अब धमकी भी दिया पेपर देकर दिखाना, हमने अपने घर बता दी तो हमारे परिवार को मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर घर पे कुछ कहा तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। कौन लोग हैं ये लोग? दाल सवास के लड़के हैं।
पीछे बाइक लगाते हैं, जब आते हैं हम जब गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी फोटो खींचते हैं। अच्छा, इसके लिए कहीं आपने पुलिस में चौकी थाने में हम गए थे पर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कह देते हैं वो लोग वहाँ? देख लेंगे हम। कल का पेपर है हमारा। आप क्या पेपर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? क्या मना कर रही हैं। पेपर देने की ये बोल रहे हैं, हम पेपर नहीं देने देंगे उनको। गाँव वाली लड़कियों को पेपर नहीं देंगे। नहीं, तो इसके पीछे कोई पुरानी नहीं, कोई रंजिश नहीं, वैसे। घर पर पहुंचकर जब अपने परिजनों को इन्होंने अपनी परेशानी बताई तो विरोध करने पर शरारती तत्वों ने इनके साथ भी मारपीट कर दी। किया है और ये इरादत नगर थाने के अंतर्गत कुर्रा चित्रपुर गांव पड़ता है। उसमें ग्यासीराम इंटर कॉलेज है, वहाँ ये बच्ची पेपर देने जाती हैं और ये पहले पेपर से ये बच्चे जानते नहीं हैं कौन है कहाँ से है, लेकिन पता चला है कि दानसाबास के बच्चे हैं। और ये जब पेपर छूटता है तो इनको हर पेपर पे किसी तरह से छेड़खानी करेगी, अभद्रता। वो ये 2-3 दिन पहले इन्होंने घर पे बताई। ये रास्ते की बात है, वहाँ से जब चलती हैं ये टेम्पो वगैरह से अपनी, ये 25-30 लड़कियाँ हैं, तो रास्ते में इनसे ही हरकत करते हैं जो सुमसाम जगह होती है उस तरह। आप चौकी गए, थाने गए, शिकायत किया? हाँ, थाने हम कल भी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा हम अपनी व्यवस्था देखेंगे। और फिर लेकिन अब कैसे बताएं हम, क्या देखेंगे, क्या करेंगे? कल का पेपर है। अब कुछ बच्चियां तो मना कर रही हैं पेपर देने की, लेकिन इनको हम लाए हैं कि अपनी बात तो बताओ, जो होगा वो होगा आगे के लिए। अगर सुरक्षा नहीं मिली हमें किसी तरह की तो फिर इनका भी पेपर बंद हो जाएगा देना। इस घटना की शिकायत जब पुलिस से ही की गई तो न जाने किन कारणों से वो भी चुप्पी साध गई। इन हालातों में बेचारी इन छात्राओं के सामने अजीब स्थिति खड़ी हो गई है, जो मजबूरी में लाज बचाने के लिए परीक्षा में ना बैठना ही बेहतर समझ रही हैं। एफडीआई के विरोध में लामबंद हुए रेलवे और डिफेंस से जुड़े तमाम कर्मचारी संघ, जिन्होंने एकजुटता दिखाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ठेकेदारी प्रथा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने आउटसोर्सिंग को सरकारी व्यवस्था में गैर जरूरी करार दिया और सरकार की इस नीति के विरोध में किसी भी हद तक जाने की चेतावनी दी। रेलवे की हदों को पार कर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमा ये लोग रेलवे यूनियन से जुड़े पदाधिकारी हैं, जिन्हें एफडीआई के लागू किए जाने की वजह से यहां तक आना पड़ा है। सरकार के इस कदम से इन कर्मचारियों में भारी रोष है, जिन्होंने एफडीआई के लागू किए जाने का पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि सभी संगठनों से व्यापक विचार विमर्श के बाद कर्मचारी संघ एक बड़े आंदोलन का मन बना रहा है। राज्य स्तर पे अपने वो कोऑर्डिनेशन को उनको करें। फिर 28 अप्रैल हम लोगों ने निश्चित किया है कि हाँ, थोड़ा ही बता रहा हूँ, 28 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रेलवे, पीएनटी, डिफेंस 35 लाख कर्मचारियों की तरफ से 28 अप्रैल को पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। आज रेल में अगर कोई भी मतलब यात्री है, वो केवल 2 सुविधाएं मांगता है, एक तो सफाई मांगता है और एक खाना अच्छा मांगता है। आज की डेट में रेलवे में दोनों ही चीज़ें ठेकेदारी प्रथा पे हैं। तो आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब ठेकेदारी इस तरह की होगी तो ये कंप्लेंट सब बढ़ेंगी, रेलवे बदनाम होती है। रेलवे एम्प्लॉय अपने दिल और उससे रेल कर्मचारी जो है पूरे दिल से काम करता है और किसी को आज तक किसी तरह की कोई शिकायत दूसरी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि एफडीआई लागू रेलवे में नहीं होनी चाहिए और पीपीपी इस हमारा लेवल जो है, आज तो हम यहाँ तक प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 अप्रैल को संसद का घेराव करेंगे और संसद के घेराव के बावजूद भी अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रेल का चक्का हम जाम करेंगे। जो भी संगठन है मजदूर हित की लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जो मूल भौतिक सुविधाएं हैं उनके लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो सरकार आई है उस सरकार ने तो रेल में एक खलबली मचाने का काम किया है, जिसमें कि एफडीआई को 100% लागू करने की ऐलान किया है। लेकिन अभी हमारा हुबली में नवंबर में हुबली में ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने ऐलान किया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। जिस तरीके से जो भारत सरकार की चुनौतियां हैं उनका हम पुरजोर विरोध करें। कर्मचारी नेताओं ने अपना मांग पत्र अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए उसे उचित माध्यम से प्रधानमंत्री तक भेजने की मांग की है। उन्होंने रेलवे में 100% एफडीआई के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने की बात कही है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने इस दौरान खूब नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। संगठनात्मक समीक्षा के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों की बसपा से होगी छुट्टी। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जिनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।
पार्टी के अंदर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास बताते हैं कि 8 मार्च को बुलाई गई बैठक में सभी पदाधिकारियों को बसपा मुखिया के नए फरमान से वाकिफ कराते हुए सभी को निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाएगा। जल्दी नजर आ जाएगा नया संगठन। हमारा संगठन तो वैसे ही हमारा पुराना है, पर जहाँ हल्की उल्की को जो कोई कमी है उनको हम चेंज करेंगे। बाकी के जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता पहले से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनको यथावत बने रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। बाकी के जो हमारे पद ले लेते हैं और वो काम नहीं करते हैं उनको ही बस चेंज करेंगे। बाकी के जो पुराने साथी उनको बरकरार ही रखेंगे। कल को आकार देने वाला ही कलाकार होता है, ये कहना है देश विदेश में अपने संगीत का हल्ला मचाने वाली प्रख्यात संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का। आगरा आए संगीतकार श्रवण ने आज के संगीत को वेस्टर्न म्यूजिक से प्रेरित बताया। उनके मुताबिक हमारे देश में अभी बहुत संगीत बाकी है, जिसके लिए एक बार फिर उनकी जोड़ी मैदान में जलवा दिखाएगी और बहुत जल्द उसकी शुरुआत आगरा से की जाएगी। आशिकी, साजन, फूल और कांटे और रात जैसी जबरदस्त म्यूजिकल हिट फिल्म देने वाले मशहूर फिल्म संगीतकार श्रवण सोमवार को आगरा में थे, जिन्होंने नेशनल चैम्बर के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान आज के संगीत युग पर उन्होंने भारी चिंता जताई। उनका कहना था कि आज के गाने देखे जाते हैं, जबकि 70s के दौर से लेकर 90s तक के गाने सुने जाते थे। नदीम श्रवण के नाम से इंडस्ट्री में अपनी धुनों का डंका बजाने वाले इस नामचीन संगीतकार ने हनी सिंह और गंदी बात जैसे गानों पर तंज कसा और ऐसे गीतों को सेंसर से ना पास किए जाने की मांग उठाई। आगरा में अच्छी इंस्टीट्यूट बने जहां से हम आगरा के टैलेंट को इंडस्ट्री में मौका दें और वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमारे आगरा के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो ज़रा सा आगे आएं और हमारे इंस्टीट्यूट की जो हमारा एक सपना है उसे वो पूरा करने के लिए हमें सहयोग करें। जिस तरह से आज दौर चल रहा है जी म्यूजिक का, जी नाम लूंगा मैं हनी सिंह जी जी जी, तो इस दौर को क्या मानते हैं? जो म्यूजिक था और जो एक गुनगुनाते रहते हैं जी 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 जी, वो दौर कहाँ चला गया? देखिए ऐसा है कि अभी जितने भी टैलेंट हंट शो होते हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे स्टूडेंट्स 1970s, 60s और 80s के ही गाने गाते हैं, 90s के गाने गाते हैं, लेकिन आजकल के गाने नहीं गाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि स्तर ज़रा बहुत नीचा उतर गया है। जो लिरिक्स हैं उसमें बहुत ही मतलब थोड़ी सी वल्गरिटी आ गई है और इस वल्गरिटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे गाने हैं जो हम पेरेंट और हमारे फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन नहीं सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश दरख्वास्त रहेगी सेंसर बोर्ड को कि जिस तरह से वो फिल्में सेंसर करती है इसी तरह से वो गाने भी सेंसर करें। और हिंदुस्तान आगरा म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण ने बताया कि वो आगरा में ही जल्द ही एक एकेडमी खोलने जा रहे हैं नेशनल चैम्बर के पदाधिकारियों ने, जिसमें भरपूर सहयोग की बात कही है। इस मौके पर आगरा के फिल्मकार सुरेंद्र भाटिया भी मौजूद थे, जिन्होंने शहर में किए जाने वाले प्रयासों पर जोर दिया। आगरा में रहने के, आगरा में जन्म लेने के साथ साथ मेरा एक फ़र्ज़, मेरा कर्तव्य और ये बन जाता है कि मैं आगरा के लिए कुछ करूं। और क्योंकि आगरा में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, मुझे पता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के वातावरण में प्रतिभा है। तो श्रवण भाई से मैंने अपील की थी कि भाई हमको एक आगरा में एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, एक जो अच्छे सिंगर्स हैं, जो जिनमें सुर का ज्ञान हो, जो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, ये एक सोच पैदा हुई थी। तो उसके लिए हमने पहले तो शुरुआत की बॉम्बे में, जो हमारा एक ठीक ठाक चल रहा है। तो हमने कहा एक वहाँ पे हम शुरू करते हैं, वहाँ रिस्पांस देखते हैं, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो इनको भी एक कॉन्फिडेंस हुआ और इनको लगा कि नहीं आगरा में करना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने ये बात रखी थी और मैंने कहा था कि मैं श्रवण भाई से अपील करूँगा कि जैसा कि उन्होंने मेरे साथ जुड़े हैं कि वो आएँ आगरा और यहाँ पे क्लियर करें कि भाई हम करना चाहते हैं। और क्योंकि प्रतिभाएं हैं तो हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट यहाँ अच्छे लेवल पे खुले। नेशन चैम्बर मनीष अग्रवाल ने बताया कि शहर की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर हर संभव मदद करेगा और अकादमी के लिए भी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी नेशनल चैम्बर ने उठा ली है। इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साईं आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुटा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुमोदन के बाद जिला कमेटी और प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई। एक प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। जो है फतेहपुर सीकरी के प्रभारी की नियुक्ति की है, उसमें OP नौवार को फतेहपुर सीकरी का जो है प्रभार दिया गया है। वो विधानसभा को पूरी को देखेंगे और उनको जो है हमारे आज से ही वो प्रभारी होंगे। उनको भी घोषणा आज जो है समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष इसमें 3 हैं, जैसे एक इसमें फतेहाबाद और एक जो है फतेहपुर सीकरी और ग्रामीण जालबाग, तीनों विधानसभा की भी आज घोषणा कर दी गई है, जो कि वो पहले से ही काम कर रहे थे। और जो सक्रिय नहीं थे लोग जो है उनको कहीं न कहीं सम्मान देने का पार्टी काम करेगी। उन्हें ऊपर स्तर पर कहीं जिले में या कहीं न कहीं उनको सम्मान भी देंगे जो पूर्व में। उनकी कार्यशैली को देखते हुए जहां भी जैसा लगेगा वहां जो है पार्टी उनको देगी। छावनी विधानसभा क्षेत्र से उपाध्यक्ष के पद पर एक बार फिर से डॉक्टर महेंद्रू को चुना गया है। इस पद के लिए लंबे समय से आपसी जद्दोजहद बीते कई दिनों से चल रही थी और आखिरकार डॉक्टर महेंद्रू को विजयश्री प्राप्त हुई। छावनी विधान परिषद के चुनावों के बाद सभी की निगाहें उपाध्यक्ष के पद पर लगी हुई थी। सोमवार को इस पद के लिए डॉक्टर महेंद्रू के नाम की घोषणा हुई तो सभी के चेहरे खिल गए। गौरतलब है कि डॉक्टर महेंद्रू को इस पद के लिए पहले भी छावनी वासी नवाज चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कठिन नजर आ रहा था क्योंकि महेंद्रू के साथ एक विवाद ने भी जन्म लिया था। लेकिन तमाम आरोपों से निकलकर डॉक्टर महेंद्रू पर जनता ने फिर से अपना विश्वास जताया और उपाध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में सौंप दी। चाहता हूँ कि हम कहते हैं इलेक्शन ये सब जीत के आए, हम लोग 5 नए मेंबर आए हैं और 3 पुराने मेंबर आए हैं। जनता ने एक हमें आश्वासन दिया है और हमें इस आश्वासन के साथ भेजा है कि हम जनता का कार्य करवाएं। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इस इलेक्शन में हारे, और मैं यहाँ की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ के कर्मचारियों को, छावनी बोर्ड के, यहाँ के CO को, हमारे स्टेशन कमांडर को और अपने मेंबरों को जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग देकर उपाध्यक्ष बनाया। मैंने आज ही की मीटिंग में 2 मेन मुद्दे थे पानी के, जो पानी की लाइन डली हुई है उसे चालू करने के लिए कहा, और सदर बाजार में जो पार्किंग का मुद्दा है उसके बारे में बात करी, 61 नंबर कोठी के बारे में बात करी। अभी कमांडर साहब सदर में पार्किंग का मुद्दा देखने गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ हफ्ते 10 दिन में सारे मुद्दे। आरटीओ में लंबित पड़े मामलों के निपटारे के लिए माह की 26 तारीख को कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाती है, जिसे आरटीओ बैठक कहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरटीओ के लंबित पड़े 136 मामलों पर इस माह आरटीओ में बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर का समाधान किया जा चुका है। वहीं मामलों के लंबित होने पर आरटीओ को कमिश्नर की फटकार भी झेलनी पड़ी। 2 महीने से पहले तो मीटिंग का जब जरूरत होगी तो कमिश्नर साहब को कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं।
तो अभी ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं है। उसमें कुछ जो ऑटो के ट्रांसफर से संबंधित मामले थे जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जब भी प्रक्रिया ये है कि जब भी कोई भी क्रेता विक्रेता कोई गाड़ी बेचता है ऑटो में विशेष रूप से, तो हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से उसकी जांच कराते हैं। उस जांच रिपोर्ट के बाद इसको ट्रांसफर के लिए आरटीए में कमिश्नर साहब के सामने रखा कि जो आरटीए के सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने किसी अधिवक्ता के माध्यम से कुछ नोटिसें भेजी थी और वो पता नहीं किस वजह से वापस आ गई, बता रहे हैं। तो उसका फिर से जांच हो रहा है और जिलाधिकारी महोदय को जांच मिली हुई है। जैसे जांच पूरी होकर आएगी तो फिर आरटीए के समझ रखा जाएगा और आरटीए जो निर्णय लेगी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आने वाले साल की शुरुआत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए ठोस कदम उठाने वाली है। दक्षिणांचल के अधीक्षण अभियंता के अनुसार DVVNL जल्द ही शहर में 2 बिजली घर खोलेगी, जिससे शहर और गांव में होने वाली बिजली सप्लाई को सुधारा जा सके। DVVNL सन 2016 की शुरुआत से पहले अपनी सरकारी बिजली की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कवायद करेगी। बिजली विभाग इस व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर में 2 नए बिजली घर खोलने जा रहा है, जिसमें एक शमशाबाद ब्लॉक में और दूसरा पनवारी ब्लॉक में खोला जाएगा, जिससे शहर के बिजली घरों से ग्रामीण इलाकों में बटने वाली बिजली का भार घटेगा और गांव और शहर को भरपूर बिजली मिल पाएगी। अक्टूबर 2016 के बाद गाँव को और तहसील को 16 से 18 घंटे बिजली दी जाएगी और शहरी क्षेत्र को 22 से 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जिसके लिए जनरेशन और ट्रांसमिशन का नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में आगरा क्षेत्र में हमारे 2 नए बिजली घर बनेंगे 35 kV के और 41 बिजली घरों की क्षमता बिजली होगी। जो इस समय हमारी 955 MVA की क्षमता है बिजली घरों की, वो बढ़कर हमारी 190 MVA और बढ़ जाएगी। और इसके साथ करीब 55 करोड़ की योजना आगरा में बिजली के सुधार के लिए सरकार ने बनाई है। गौरतलब है कि शहर में हर साल गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे बिजली व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और जिसे सुधारने के लिए बिजली विभाग को बिजली कटौती करनी पड़ती है, जिसका DVVNL ने एक ठोस समाधान खोज निकाला है। DVVNL ग्रामीण इलाकों को बिजली सप्लाई देने के लिए अलग से 2 नए बिजली घर खोल रहा है, जिसके खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली व्यवस्था सुधरेगी ही, साथ ही साथ शहर की बिगड़ती बिजली व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सूरसदन प्रेक्षागृह में लॉटरी के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को आवासों का वितरण किया गया। ये योजना जनरल की उपयोजना BSUP के अंतर्गत आती है। लॉटरी के माध्यम से जिन लोगों को आवास मिले वो बेहद प्रसन्न नजर आए। हर इंसान का एक ही सपना होता है, अपने लिए अपना खुद का घर होना। उसकी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान को ही अहमियत दी जाती है। लेकिन आज के महंगाई के दौर में जब एक आम इंसान का 2 वक्त की रोटी जुटाना कठिन हो रहा है, तो वो मकान बनवाने की तो बस सपनों में ही सोच सकता है। लेकिन जनरल योजना की उपयोजना BSUP के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी के माध्यम से तमाम कम आय के लोगों को भी अपना घर दिलाने का सपना सूरसदन में पूरा होता देखा गया। जब भी किसी के नाम की आवाज सुनाई देती तो उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू और तसल्ली साफ नजर आती। 10 दिवसीय ताज महोत्सव के समापन के बाद पर्यटन विभाग ने शिल्पियों की सुविधा के लिए शिल्प मेले को 2 दिन और बढ़ा दिया था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। वहीं देश के विभिन्न प्रांतों से आए शिल्पी अपने सामानों को लेकर जाते नजर आए, लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं शिल्पियों के चेहरे की रौनक उड़ती दिखाई। दूर दराज से आए शिल्पी जो 4 पैसे कमाने की उम्मीद से ताज महोत्सव में अपनी दुकानें सजाते हैं और महोत्सव की शोभा बढ़ाते हैं, वो आज अपनी विदाई के समय बेहद नाखुश नजर आए। जब महोत्सव के समापन के बाद ताज न्यूज की टीम ने उनसे इस उदासी का कारण पूछा तो कहना था कि इस बार के महोत्सव में पर्यटकों का रेस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं रहा। वहीं विभाग ने जो महोत्सव में प्रवेश शुल्क 50 रुपए कर दिया है, इससे भी पर्यटकों की संख्या पर खासी कमी देखने को मिली। जहां एक बार में 4 परिवार ताज महोत्सव में शामिल होने आते थे, वहीं एक परिवार आता है जिसका सीधा असर उनकी दुकानदारी पर पड़ा। कैसा रहा इस बार का ताज में? बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब क्या कुछ जैसा आप अनुमान लगा के आए थे कि बिक्री होगी ताज महोत्सव के माध्यम से? जैसा अनुमान लगा के हम लोग आए थे उस तरह का रिस्पॉन्स इस बार नहीं मिला। पब्लिक ना जाने क्यों ऐसा कि बड़ा अजीब टाइप की पब्लिक आई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि जो टिकटों में बढ़ोतरी की गई है पिछले साल? ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी वजह ये है कि 50 रुपये एंट्री टिकट ऐसे मौसम में लगा है, तो ऐसे मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये 30 रुपये लगना चाहिए था। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे बोल रहे थे जो 6 परिवार लेकर आते हैं, वो बोलते हैं हमारा 600-700 रुपये तो उधर ही खर्च हो गया। तो वो सारा कसर हम लोगों से उतारा गया।
ये जो मेन कुछ था इसका खिलाफ होने का मेन मकसद यही था। पिछली बार के मुकाबले हल्का ही रहा है, पिछली बार अच्छा था, इस बार बारिश भी थी एंड टाइम पे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो इस बार रिस्पांस कम मिला है पर्यटकों की अपेक्षा, क्या उसमें टिकट बढ़ोतरी जो की गई है उसका कोई हो रहा है? जी भैया, टिकट भी 50 रुपये कर दिया इन्होंने, वो ज़्यादा है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी की फैमिली के अंदर 3-4 मेंबर होते हैं। अब वो आएंगे तो उसमें ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे यहाँ तक कि पहुँचने में, अंदर तक क्या नहीं, बाकी क्या खरीद पाएंगे। अब ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जहां गम के बादल छाए होते हैं तो वहां खुशी की छटा भी कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाती है। फिर क्या था, ताज न्यूज की टीम ने अपना रुख पर्यटकों की ओर कर दिया, जो दुकानों के समापन के समय बिक रहे सस्ते दामों पर सामान खरीदने शिल्पग्राम पहुंचे थे। पर्यटकों का कहना था कि इस वक्त सामान बेहद किफायती दामों में मिल रहा है, क्योंकि शिल्पी अपने अपने घर लौट रहे हैं और सामान सस्ते में निकाल रहे हैं। बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे सारी। उससे पहले तो हर आदमी अफोर्डेबल के लिए ना खरीद पा रहा था, केवल आ रहा था, क्योंकि टिकट इतनी महंगी हुई थी। कुछ टिकट की वजह से जनरल आदमी तो आ ही नहीं पा रहा था, जो हाई फाई लोग हैं अंदर आ रहे हैं और वही लोग सारा काम कर रहे हैं, तो वही लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग अपनी कर रहे हैं। मतलब छोटे क्लास के लोग या जो मिडिल क्लास के आदमी था वो इसमें कहीं से भी मतलब उसकी फिट नहीं है, फिट क्या मतलब उसकी पार नहीं पड़ रही थी। खैर जो भी रहा हो, ताज महोत्सव का समापन हो चुका है और शिल्पग्राम एक बार फिर अपने पुराने रूप में नजर आएगा, यानी खाली खाली, सूना सूना, ना कोई दुकान, ना कोई पर्यटक, चंद गिने चुने लोग जो शिल्पग्राम से ताज दीदार के लिए टिकट खरीदने आएंगे। अब शिल्पग्राम को एक बार फिर गुलजार होने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यूपी रोडवेज होली के त्योहार पर अपने यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से चिंतित दिख रहा है। आरएम ने घोषणा की है कि होली के त्योहार पर सभी सिटी बसेज अपनी सुविधाएं देंगी, जिसके लिए सभी रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। वहीं शहर के बाहर जाने वाली यूपी रोडवेज की बसों में भी इजाफा किया जाएगा। होली के त्योहार पर इस बार यात्रियों को यात्रा करने के लिए वाहन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी रोडवेज के आरएम डी.के. झा के अनुसार इस बार होली के त्योहार पर शहर में चलने वाली सिटी बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही सभी रोडवेज कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है, जिससे होली के त्योहार पर यूपी रोडवेज की तरफ से अपने घरों पर जाने वाले यात्रियों को वाहन संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। कुछ ऐसी ही सुविधा शहर से बाहर जाने वाली बसों को लेकर की गई है। यूपी रोडवेज कई और बसों को यात्रियों के लिए चलाएगा, जो इस होली पर यात्रियों को यात्रा के दौरान राहत देंगी। सोमवार को आगरा पब्लिक करियर एसोसिएशन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट भवन में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एडीएन सिटी ने शहरवासियों को और सभी ट्रांसपोर्टर्स को होली की बधाई दी। ट्रांसपोर्ट भवन में हुए इस होली मिलन समारोह में ब्रिज के गायकों ने अपने ब्रिज गीतों से समा बांध दिया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्ट सभागार में आगरा पब्लिक करियर एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने शिरकत की। होली मिलन समारोह के मौके पर सभी ट्रांसपोर्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। प्रोग्राम हमारा रंगारंग फूलों की होलियों के साथ खेला जाता है। इसमें ब्रज से मंडली भी बुलाई है, जो कि राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ जो है रासलीला करेंगे, और सभी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई एवं ट्रांसपोर्ट नगर से संबंधित सभी लोग अपना सभी भारतवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, होली उमंगों का त्यौहार है, और होली आपस में मेल मिलाप का त्यौहार है। सभी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में एक नया रंग लाए, एक नई सफलता लाए, और सब लोगों को बेहतर जिंदगी जीने को मिले, सुरक्षित जिंदगी जीने को। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आते ही शहर और गांव में होली मिलन कार्यक्रमों की लहर सी आ जाती है। जगह जगह होने वाले इन कार्यक्रमों में लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को प्यार का रंग लगाते हैं और रंगों में रंगीन हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट भवन में हुए होली मिलन कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रंगों की जगह फूलों की होली का प्रयोग हुआ, पर सबसे ऊपर प्यार का रंग चढ़ता है, देखने को जरूर मिलेगा। वहीं ब्रज के गायकों ने अपने गीतों से इस होली में होली के रंगों की मिठास को घोलकर माहौल रंगीन कर दिया। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगली बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।